गांव में एक बच्चा था और बच्चा किसी बात पे बाप से जिद कर रहा था। बाप ने कई बार समझाया, नहीं माना तो थप्पड़ मार दिया। जब बाप ने थप्पड़ मार दिया तो बच्चा घर में गया और उसने 112 पे कॉल कर दी। पुलिस आई। पुलिस ने पूछा कि तुमने 112 पे कॉल क्यों किया था? तो बोला कि मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ। बोले बाप को क्यों पकड़ के ले जाए? पुलिस ने पूछा। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, बोले ये मेरी मम्मी को छेड़ता है। खैर, एक बच्चे की कही बात थी तो पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, समझा बुझा के मामला ख़त्म कर दिया। लेकिन उस दिन से गांव वालों ने उस बच्चे को नया नाम दे दिया केजरीवाल। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। गांव वालों ने उस बच्चे को नाम केजरीवाल क्यों दिया होगा? मुझे लगता है शायद गांव के लोगों की ये समझ है। बच्चे को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं, लेकिन ये बात तय है कि उस गांव के लोगों की राजनीतिक समझ दिल्ली वालों से कहीं बेहतर थी। ये जो मैंने किस्सा आपको बताया, ये करीब 8 या 9 साल पुराना है। वो बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन नाम उसका अब भी वही है। और जो उत्तर प्रदेश के एक ठेठ गांव में बैठे लोगों को जो कैरेक्टर 8 साल या 9 साल पहले समझ में आ गया था, पहचान में आ गया था, अफसोस है कि उस चरित्र को सीएम चुनने के बाद 11 साल में दिल्ली के लोग नहीं पहचान पाए। प्रश्न चिन्ह दिल्ली के लोगों की समझदारी पर लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने आपको बंगाल में लाल झंडे वाली जो ब्रिगेड है उसकी सत्ता कैसे आई, इस पर थोड़ा विस्तार से बताया था। ये ठीक वही ब्रिगेड है जिसने कभी नक्सलवाड़ी में आदिवासियों को किसानों के विरुद्ध भड़काया था और सत्ता तक पहुंच गए थे। उसके बाद उस सत्ता से उन्होंने विदेशों में, चीन और तब के सोवियत संघ में राजनीतिक षड्यंत्र देश के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध रचे उन देशों से मिलकर भारत में जो नक्सल आतंकवाद है, माओवादी आतंकी हैं, इनके लिए फंडिंग और ज़मीन उसी सरकार के माध्यम से तैयार हुई। बंगाल में सत्ता छिनने और बाकी देश में कमज़ोर पड़ने के बाद से जो नक्सल का थिंक टैंक है परेशान था। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो सत्ता तक पहुंच सके, और उसके बाद जो उनका ये हत्यारे ऑपरेशन होते हैं उसके लिए, आतंकवाद के लिए जो देश के विरुद्ध षड्यंत्रों वाली एक पूरी उन्होंने सिस्टम बना के रखी हुई है, उसके लिए ज़मीन और धन दोनों दे सके। ऐसे में एक व्यक्ति इन्हें मिला जो कहने को एक इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी था, लेकिन जिसने एक दिन भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन उस नौकरी में रहते हुए नहीं किया था। वो एक एनजीओ बनाता है परिवर्तन नाम से, और उस एनजीओ के माध्यम से तमाम अलग अलग चीज़ें करना शुरू करता है। तमाम काम जो एनजीओ करते हैं उस तरह के, क्या भाई हम ये समाज कल्याण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और कमाल ये होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम है भारत में। एनजीओ जब आप रजिस्टर कराते हैं, मेरे पास भी एक एनजीओ है द अथर्व नाम से, और उसके लिए एक नियम कायदे हैं। आप एनजीओ रजिस्टर कराइए, फिर आपको इनकम टैक्स की धाराओं में जो आपको फंड मिलता है उस पर छूट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। भारत सरकार उसकी आपको अनुमति देती है। उससे भी आगे अगले स्टेप में आपको फॉरेन फंडिंग के लिए अनुमति मिलती है। कमाल ये था कि फॉरेन फंडिंग आ रही थी और तमाम सोर्सेज से ये लोग फंड ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल, उनका परिवर्तन और उनके सहयोगी सारे मिलके काम ये क्या कर रहे थे, दरअसल कोई नहीं जानता था। क्या परिवर्तन था जो एनजीओ परिवर्तन ला रहा था, कोई नहीं जानता। विदेशों में बैठे जो डीप स्टेट के संगठन हैं, फोर्ड फाउंडेशन और तमाम ऐसे ही संगठन, इवन उनमें कुछ ऐसे संगठन भी थे जिनका नाम आज टेरर फंडिंग में भी है, तो सीधे आतंकियों को दुनिया भर में मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने आगे चल के जो इस्लामिक जगत में पूरे में एक उपद्रव कटा आतंकवाद का, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे जो जगह जगह क्रांति का ढोल पीटा गया, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही संगठन केजरीवाल को फंडिंग कर रहे थे, और केजरीवाल उस फंड का क्या उपयोग कर रहा था ये कोई नहीं जानता। मज़ेदार बात ये थी कि जिस एनजीओ परिवर्तन के नाम पे ये सब किया जा रहा था वो रजिस्टर्ड ही नहीं था।
केजरीवाल का एनजीओ परिवर्तन जो सोसाइटी एक्ट है भारत सरकार का, उसके तहत कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। हवा में एनजीओ, हवा में फंडिंग आ रही थी, फंडिंग कहाँ जा रही थी किसी को पता नहीं। और ये सब केजरीवाल एक सरकारी नौकर होते हुए कर रहा था, जो कि अपने आप में गैरकानूनी। एक सरकारी कर्मचारी ये नहीं कर सकता। एक सरकारी कर्मचारी विदेशों से फंड नहीं ले सकता। एक सरकारी कर्मचारी यूँ एनजीओ नहीं चला सकता, और केजरीवाल ये कर रहा था। खैर, जब परिवर्तन का जो लेखा जोखा था, जो ठगई थी, वो थोड़ी सी बढ़ गई और भांडा फूटने की स्थिति आई, तो परिवर्तन गायब हो गया और एक नया एनजीओ खड़ा किया, कबीर। अब कबीर के जरिए यही काम करने लगे। कबीर को विधिवत रजिस्टर कराया, और मज़ेदार बात यह थी, कबीर को भी रजिस्टर कराते समय जो कबीर के दो मुख्य लोग थे, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल सरकारी नौकरी में ही थे। उसके बाद कहीं जाके इन्होंने त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र दे करके इन्होंने एक व्यक्ति की तलाश शुरू की। इनकी जो गुरु हुआ करती थी इला भट्ट, इला भट्ट के निर्देशों पर इन्होंने एक व्यक्ति की तलाश की जिस चेहरे पर थोड़ी भीड़ जुटाई जा सके, और वो चेहरे के तौर पर इन्हें मिला अन्ना हजारे। अन्ना हजारे को आगे करके इन लोगों ने, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई क्रेडिबिलिटी उस समय तक थी नहीं समाज में। अगर ये उस समय अन्ना हजारे के बिना वहाँ बैठते दिल्ली में अपने नौटंकी पे, तो इन्हें 5 लोग भी आके सपोर्ट नहीं करते। अन्ना हजारे के नाम पे भीड़ जुटी। अन्ना हजारे के नाम पे आरएसएस ने अपने संपूर्ण इतिहास की एकमात्र सबसे बड़ी गलती की कि इस आंदोलन को समर्थन दे दिया। उन्हें लगा कि अन्ना हजारे का सत्ता विरोधी आंदोलन है, हमें फ़ायदा होगा, जो हमारी राजनीतिक इकाई है भाजपा, उससे फ़ायदा होगा, तो उन्होंने समर्थन दे दिया। जब तक उन्हें ये बात समझ में आई कि आंदोलन मूलतः सरकार के खिलाफ नहीं, उन्हीं के खिलाफ है, तब तक देर हो गई थी। केजरीवाल भीड़ जुटा चुका था। क्या केजरीवाल साहब भीड़ जुटा के अपने गले में ईमानदारी का तमगा खुद लटका के, अपने साथियों को कथित ईमानदार घोषित करके, राजनीति में बच्चों की कसम खा के ना आने की आ गए। और उसके बाद आप यूँ मान लीजिए कि जो ठग तो वो जजन्मा थे, उसके बाद बड़े मंच के ठग बन गए राजनीति में उतरने के बाद। और जो तमाशे शुरू किए इस व्यक्ति ने, झूठ बोलने की सारी सीमाएं, आरोप लगाने की सारी सीमाएं राजनीति में इस व्यक्ति ने तोड़ दी। और ऐसे ऐसे आरोप कि जिनके कोई सर पैर नहीं, और ये बिना सर पैर के लोगों पे आरोप लगाने का ही नतीजा है कि अब तक कुल जमा 12 बार केजरीवाल लिखित में माफ़ी मांग चुके हैं लोगों से। नितिन गडकरी, तमाम अन्य लोग हैं। 12 बार केजरीवाल लिखित में कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं लोगों पर झूठे आरोप लगाने के लिए। चलो 1-2 बार तो आदमी गलती से ऐसा कर सकता है। केजरीवाल यमुना में ऐसा चमत्कारी जहर मिलवा देते हैं कि जिससे जलीय जीव, मछलियाँ आदि नहीं मरती, पक्षी परिंदे उसमें रहने वाले नहीं मरते, सिर्फ इंसान मरते हैं। और वो इंसान भी एक पर्टिकुलर एरिया जितने में दिल्ली से होकर यमुना गुजरती है, सिर्फ उतने में ही जहर का असर रहता है। जैसे ही यमुना वहाँ से पार होकर उत्तर प्रदेश में घुस जाती है, जहर का असर खत्म हो जाता है। ये चमत्कारिक जहर सिर्फ केजरीवाल ही यमुना में मिलवा सकते। केजरीवाल इतने चमत्कारी पुरुष हैं कि एक तरफ दिल्ली को लंदन बनाने का वादा भी करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हें तकलीफ है कि दिल्ली की झुग्गियाँ हटेंगी क्यों, दिल्ली का कूड़ा कचरा हटेगा क्यों, दिल्ली को डस्टबिन भी बनाना है, और लेकिन वादा लंदन बनाने का करना है। केजरीवाल पूर्वांचल बिहार से रोटी रोजगार की तलाश में आए लोगों को दिल्ली में बाहरी भी बताता है, उन्हें घुसपैठिया करार देता है। लेकिन वही केजरीवाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली का मेहमान, दिल्ली वालों के लिए मेहमान और खुद के लिए तो स्पेशल वाला मेहमान होता है, दामाद टाइप, वो मानता है। उनके सर्व सुविधा का ख्याल, उनकी बसावट में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन पूर्वांचली बिहारी अगर वहाँ रह रहा है तो आपदा के समय उसे बसों में भर के बॉर्डर पे छोड़ दो कि जाओ भाई तुम अपने स्टेट जाओ। झूठ की ऐसी दुकान भारत की राजनीति में कभी रही, निर्लज्जता की ऐसी प्रतिमूर्ति भारत की राजनीति में कभी कोई रही नहीं। ऐसा निर्लज्ज राजनेता और झूठा राजनेता, प्रतिपक्ष, पक्ष, दल, आरोप प्रत्यारोप, ये भारत की राजनीति में बहुत पहले से है।
और दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है सब जगह ये होता है, विपक्ष का काम यही है। लेकिन जिस लेवल पे झूठ केजरीवाल वो अपने आप को पिटवा सकता है, वो खुद हत्या का षड्यंत्र करके पब्लिक में चिल्ला सकता है कि मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा गया। सरेआम जो घोटाला लगभग कोर्ट में प्रमाणित है, वो उसमें अपने आप को निरपराध भी बताएगा, उसका आरोप दूसरों पे मढ़ेगा। दिल्ली की हर दुर्गति का उत्तरदायी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट को ठहरा देगा, और उसके बाद ये वादा भी कर देगा कि नहीं अगले 5 साल ये मुझे नहीं रोक पाएंगे, मैं काम कर दूंगा। ऐसा क्या बदल जाएगा दिल्ली के सिस्टम में कि जो 10 साल में एलजी और केंद्र सरकार ने केजरीवाल को नहीं करने दिया, वो अब कर लेने देंगे। इस बात का जवाब केजरीवाल नहीं देता। केजरीवाल को कई बार लोग मजाक में राजनीति की राखी सावंत कह देते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। केजरीवाल राखी सावंत है राजनीति की। केजरीवाल राजनीति में अर्बन नक्सल का राजनीतिक मुखौटा है, जिसे सत्ता में बने रह के जो लेफ्टिस्ट नक्सल आंदोलन है उसमें सहयोगी की भूमिका भी निभानी है, उसे समर्थन देना है। केजरीवाल को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं जो भारत के विषय में बहुत शुभ इच्छाएं नहीं रखते, उनके आदेशों का यहाँ पे पालन करना है। केजरीवाल को यहाँ हर अलगाववादी विचारधारा को समर्थन देना है। केजरीवाल को जेल में पड़े आतंकवादियों के हित के लिए काम करना है। और केजरीवाल को अगर सत्ता के लिए इस हद तक जाना पड़े कि वो ये सोचने लगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री ना सही, पंजाब का पहला प्रधानमंत्री सही, खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री सही, तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति के इरादे कितने कुत्सित हैं। मैं एक सलाह देना चाहूँगा केजरीवाल को खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तो कभी नसीब नहीं हो, लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल करके पड़ोस के देश पाकिस्तान चले जाए तो सुनिश्चित ही वो वहाँ की सेना, वहाँ की आवाम का जो माइंड सेट है उसके लिए बड़े ही मुफीद प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को गाली देने की उनकी जो एक्सपर्ट वाली क्षमता है वो वहाँ बड़ा काम आए। और उनकी जो राष्ट्रभक्ति की बात की जाए तो वैसे भी वो यहाँ से ज़्यादा पड़ोस वाले इस देश के लिए, क्योंकि अक्सर जो सवाल उस देश के अधिकारियों को, नेताओं को, सेना को पूछने चाहिए वो उनसे पहले केजरीवाल पूछ लेते। फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, एयर स्ट्राइक को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो, पुलवामा को लेकर हो, तो बेहतर विकल्प ये होगा कि केजरीवाल पड़ोस के मुल्क में जाके आराम से अपनी राजनीति करें, और संभावना पूरी है कि वहाँ की सेना उन्हें एक योग्य प्रधानमंत्री मान के गद्दी पे बैठा भी दे, क्योंकि वो उनके हिसाब से परफेक्ट है, वफादारी है उनमें पाकिस्तान की, और उनका प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और दिल्ली वालों का हाल पाकिस्तान जैसा होने से बच भी जाएगा। केजरीवाल के तमाशे अभी हमें 2 दिन और देखने पड़ेंगे या अगले 5 साल, ये 5 तारीख को तय होगा, दिल्ली की जनता को तय करना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता दिल्ली को पेशावर होने से बचाना चाहेगी, दिल्ली को कराची होने से बचाना चाहेगी, दिल्ली को जिहादी दंगाइयों के हाथ में सौंपने से बचाना चाहेगी, दिल्ली को कूड़ादान बनने से बचाना चाहेगी, दिल्ली को सीवर वाला पानी पीने से बचाना चाहेगी, दिल्ली को ऐसी परिवहन व्यवस्था वाले शहर से ज़रूर बचाना चाहेगी कि जहाँ परिवहन शायद फ्री हो लेकिन उपलब्ध ही ना हो, क्योंकि आने वाली स्थितियाँ डीटीसी की बिगड़ रही हैं, उनको देखते हुए यही नौबत आने वाली है। तो दिल्ली के लोगों को करना है। देश में लोकतंत्र है तो पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, लेकिन देश में लोकतंत्र है, इसके चलते किसी भी कीमत पर देश विरोधी ताकतें सत्ता के विपक्ष में भी नहीं होनी चाहिए, हमारी संसद और हमारी विधानसभाओं में नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल अगर मात्र विपक्ष होते तो चिंता का विषय नहीं था। ये होता रहता है, आज बीजेपी की सरकार है, कल हो सकता है किसी और की हो, आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा। हर 5 साल बाद जनता अपना निर्णय लेती है, सरकार के काम पे मोहर लगाती है या अपनी नाराजगी को अभिव्यक्त करती है, लेकिन जनता के सामने भी चुनने के लिए ऐसे विकल्प नहीं होने चाहिए कि जो इस राष्ट्र के ही विरोधी हों। दुर्भाग्य से लेकिन दिल्ली चुनाव में ऐसा है, और दिल्ली की जनता को ये तय करना है कि इस दुर्भाग्य से
दिल्ली और देश को बचाना कैसे है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।